हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। ओके, ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न हम अभी करेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 100% हमारी टीम ये गारंटी लेती है यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पता चले। ओके, और अच्छे से तैयारी कीजिए, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपके प्रश्न नहीं आया एग्ज़ाम में तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोई यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया कोई वीडियो नहीं है, ये वीडियो इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। ओके, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? तो किसी जीव जंतु के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिनमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे उस जीव या जंतु का पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। यानी जिस जंतु जो जहाँ पे रहता है उसके आसपास की भौतिक प्रक्रिया ही उसका क्या होता है? पर्यावरण होता है या फिर वातावरण होता है। यानी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह क्या है? पर्यावरण है। ओके, आप अपने शब्दों में इसे व्याख्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यही है। ओके, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने पोषण या जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ऐसा जीव जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं? तो पर्यावरण को कम हानि होने के लिए हम लोग जैव पदार्थों का आवश्यक उपयोग करेंगे, यानी हर संभव उपयोग करेंगे और कुछ अजैविक अनिम्नीकरणीय पदार्थों का पुनः चक्रण आसानी से किया जा सकता है जिसका बार बार उपयोग करेंगे और पर्यावरण में इसका जमाव कम हो जाएगा, जिसके कारण हम अपने पर्यावरण को सुरक्षा करने का उपाय कर सकते हैं। ये आंसर लिखा है, इसे आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वाद कलियाँ क्या हैं? जीव की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ यानी टेस्ट बड कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को अपने भोजन में विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। यानी टेस्ट बड क्या होता है? तो हमारे जीव में जो अंकुर होते हैं उसी द्वारा हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने का क्या कारण हो सकते हैं? यानी गर्भ निरोधक युक्ति के लिए कौन कौन से कारण उपयोग हो सकते हैं, ये क्यों अपनाया जाता है? तो गर्भ निरोधक युक्तियाँ हम अपनाते हैं ताकि देश की जनसंख्या पर वृद्धि लग सके, अनचाहे गर्भधारण न हो और गर्भधारण होने से रोकने के लिए इन सभी चीज़ें के लिए हम क्या कर सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधा के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, यानी पौधा अपने वाष्प द्वारा अपने क्या करते हैं? जलीय भागों से वाष्प को बाहर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में है, जो पन्नी को बांध दिया जाता है पत्ता में, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे पानी की बूंद दिखने लगते हैं। जैसे सब्जी, हरी सब्जी को लेकर रखते हैं पॉलीथीन में, तो क्या होता है? सुबह देखिएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट फॉग की तरह रहता है, वही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब बात करते हैं 7, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखें। तो जाइलम का काम है क्या करना? जाइलम का काम है जल का स्थानांतरण करना, फ्लोएम का काम है खाना पहुंचाना। तो दो दो अंतर लिखना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। यानी जाइलम एक साइड और एक साइड फ्लोएम। इसकी कोशिका मृत होती है, यानी जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम खनिज लवणों तथा जल का स्थानांतरण करती है, फ्लोएम केवल खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। जाइलम नीचे से ऊपर काम करता है और फ्लोएम क्या करता है? दोनों तरफ काम करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, यानी दोनों दिशा में काम करता है फ्लोएम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी क्वेश्चन अब महत्वपूर्ण हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में 3 अंतर लिखना है। तो एक साइड आप अलैंगिक जनन देख रहे होंगे, एक साइड लैंगिक जनन देख रहे होंगे। आप इसी प्रकार एग्जाम में भी लिखिएगा ताकि आपको नंबर अच्छे मार्क्स से प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी इसमें मेल या फीमेल कोई एक ही भाग लेते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, यानी मेल और फीमेल होना लैंगिक जनन में जरूरी है। सेकंड है, इनमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें सिर्फ एक सूत्र का विभाजन होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें निषेचन इसमें निषेचन अहम है, यानी इसमें बाइसेक्सुअल ये नहीं होता, ये सेक्सुअली होता है। ओके, अब थर्ड बात करते हैं, इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन में जननांग का निर्माण नहीं होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब जैसे लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है, यानी जन्म से ही होता है। जैसे मनुष्य को ले लीजिए, जैसे कोई जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, शेर है। चलिए अब बात करते हैं, धमनी और शिरा में अंतर बताएं। धमनी और शिरा में अंतर बहुत ही कम होती है। धमनी और शिरा में दोनों के अंतर हम इस साइड लिखे हैं। देखिए, आप भी ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा और अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन यही रहेगा। ओके, बात करते हैं, इसकी दीवारें मोटी और लचीली तथा कपाट रहित होती है, लेकिन शिरा की दीवारें पतली होती है। धमनी की गुहा पतली होती है, लेकिन शिरा की गुहा मोटी होती है। अब बात करते हैं, इसमें अधिक दबाव होता है रक्त का, और इसमें क्या होता है, कम दबाव होता है और धीरे धीरे रक्त प्रवाहित होता है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन क्या है, व्हाट इज बडिंग। तो मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। मुकुलन ईस्ट में होता है, जो क्या करते हैं, ईस्ट मुकुलन विधि द्वारा ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो शरीर से टूटकर अंग निकलना ही क्या कहलाता है, मुकुलन कराता है, यानी दूसरे शरीर बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें, यानी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो जिस क्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है और उसके मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी जिस विधि द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। अब बात करते हैं कि सभी इसमें क्या होते हैं, पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसका समीकरण लिखना है तो C6O2 प्लस 12H2O, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये है इसका केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि और जनन ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में इतने ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं 13 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, तो ये आंसर है। लेकिन पूछेगा आपसे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, तो आपको टिक आउट करना है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% गारंटी है, यही पूछा जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, आनुवंशिकी का अर्थ बताएं, यानी हेरेडिटरी क्या होता है। तो प्रत्येक जीव में बहुत सारे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनके जनकों उनके संतान में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संरक्षण आनुवंशिकता कहलाता है। यानी एक पिता का अगर बाल है, यानी बाल उसका जो उड़ जाता है, तो वो उनके क्या होते हैं, उनके संतान पे चलते आते हैं, यानी वंशानुगत चलती आती हैं। सब कहते हैं वंशानुगत चलते रहता है, तो वो कहते नहीं है, साइंटिफिक होता है यानी आनुवंशिक होता है। क्या होता है, यानी जीन उसका डीएनए जो होता है वो सेम हो जाता है। तो आनुवंशिकी का अर्थ यही है कि एक माता पिता से उनके बच्चे पर भी वो प्रभाव होते रहे, तो वैसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। वही आपका लिखा गया है कि ऐसे गुण जो क्या होता है माता पिता से प्राप्त होते हैं, यानी उनके पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं।
ओके, चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो जनन तंत्र का चित्र जो बनाना है आप चित्र बना दीजिएगा। अगर इसका वर्णन करने के लिए कहें तो आपको वर्णन भी आपको इसी मिल जाएगा। मादा जनन का अंग का चित्र बनाना या फिर नर जनन अंग का चित्र बनाना। तो इसमें नाम जरूर दर्शाना है, नाम नहीं दर्शाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अंडवाहिनी फैलोपियन नली का नाम याद कर लेना है कि कौन सा कहाँ पे होता है। अंडाशय, गर्भाशय, योनि, हाइमेन और वल्वा। ओके, चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है। तो स्वपरागन क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिक पराग पर पहुंचते ही उस पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिक पराग पर पहुंचते हो तो इसे स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि ये पुष्प अपने से एक ही पुष्प में हो जाता है, तो ये क्या होता है स्वपरागन। अब बात करते हैं परपरागन क्या होता है। तो परपरागन एक दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्या होता है परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तितली वगैरह द्वारा होता है। तो ये क्या होता है, तितली क्या करती है अपने ढंग से उससे क्रॉस पॉलिनेशन करवाती है। तो तितली जो मध लेती है वो क्या करती है दूसरे फूल पे जाके रख देती है, तो ये क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, अब बात करते हैं द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या अंतर है। द्विखंडन वैसा विभाजन जिसके एक व्यवशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन कहते हैं। यानी एक ही पार्ट हो, एक ही वस्तु हो, उसका दो खंड हो जाए और दोनों क्या रहे, दोनों सेम रहे तो क्या होता है द्विखंडन होता है। अब बात करते हैं बहुखंडन का। तो वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक व्यवशिष्ट खंडित होकर अनेक व्यवशिष्ट की उत्पत्ति करता हो उसे बहुखंडन कहते हैं। यानी कि एक वस्तु हो और उसका अनेक खंड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बहुखंडन कहते हैं। बात करते हैं परासरण क्या होता है। परासरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल या विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील करते हैं, उसे क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। अब बात करते हैं रंध्र किसे कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिक्स पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं यानी स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं द्वारा पत्तियां अपने बाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न करती है। ओके, बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है। तो पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। ओके, तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको अभी तक बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग सभी इसका रिवाइज अच्छा से कर ले, अपने दोस्तों को भी बताएं और अच्छे नंबर लाने के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन उसका देखते हैं। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। इस बार ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा जटिल और विकसित होता है। इनका औसत आयतन 1650 ml तथा औसत भार करीब 1.5 kg का होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए हम बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफिनीसन लिखना पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। ये दीर्घ में है, 5 नंबर की होती है, इसलिए इसमें सारा का डिफिनेशन लिखना है। ओके, आप लोग भी जिस तरह ये लिखा हुआ है कैटलॉग उसी तरह आप अपने एग्जाम में भी लिखिएगा। चलिए अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 भाग में बटा होता है। पहला प्रमस्तिष्क, उसी को हम सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा होता है डायसेप्नॉल। तो प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं यानी सेरिब्रम क्या होता है। तो यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भाग को ढक रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ओके, यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात की समझ की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है तथा गाइडस और सल्कस कम विकसित होते हैं वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, तो ऑप्शन है आपका अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और डायसेप्नॉल और अनेक मस्तिष्क स्टेम। तो आपको ऑप्शन टिक आउट करना होगा सेरिब्रम। ओके, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से निकल के आती है।
अब बात करते हैं डायसेफ्लॉन की। तो डायसेफ्लॉन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों के द्वारा ढका रहता है। यह कम या अधिक ताप के आभास से दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ओके, तो जो मेरा ये पश्च मस्तिष्क था यानी कि सेरिब्रम, वो क्या करता है, हमें याद रखने और कार्य करने की जितने भी स्मरण शक्ति होती है वो सेरिब्रम में होती है। डायसेफ्लॉन क्या करता है, हमारे दर्द और रोने, ताप, ये सबको नियंत्रित करके रखता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का दूसरा पार्ट, मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का स्टेम का ऊपरी भाग होता है। इसमें संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क का काम है हमारे आँख के पलक को केंद्रित करके रखना या नियंत्रित करके रखना बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पृष्ठ भाग में अनुमस्तिष्क और सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम मिलाकर पश्च भाग बनते हैं। पश्च भाग को आगे से लेकर पीछे तक का बात को पश्च भाग कहते हैं। पश्च भाग दो प्रकार के होते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ओके, तो अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए हाथी को परिचालन ठीक से नहीं होगा अर्थात वस्तुओं को पकड़ने में हाथी को कठिनाई होगी, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा आदि। यानी कि अनुमस्तिष्क सेरिबेलम क्या काम करता है कि जितने भी हमारे इच्छा द्वारा किया जाता है कार्य है, यानी हम बुक को उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा पाएंगे जब मेरा सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा। ओके, अब बात करते हैं मस्तिष्क स्टेम की। तो मस्तिष्क स्टेम क्या होता है? इसके अंतर्गत पॉन्स मेडुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। तो पॉन्स मेडुलाई क्या होता है? तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी पॉन्स मेडुलाई द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया यानी श्वसन करते हैं। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मनुष्य के इसी भाग पर प्रतिक्रियावर्ती होती है, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सबको नियंत्रित करके रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये था मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्य। ओके, ये वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए और आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7352599003 पर भी आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चे से अनुरोध है आप इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोग इसका फिगर बना लीजिएगा और फिगर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्या क्या इसमें पाया जाता है और क्या क्या इसका नाम दर्शाना ज़रूरी है। तो नाम दर्शाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मुख, लार ग्रंथि, ट्रैकिया, डायाफ्राम, ग्रास नली और यकृत, पित्त की थैली, अमाशय, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। ओके, तो आप लोग भी इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसका फिगर बनाइए और उसका नाम भी दर्शाइए। चलिए हम बात करते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता हमने पहले बताई है होती है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य प्रकाश। चलिए हम प्रणहित क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं जो हमारे पत्तियों में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को क्लोरोफिल आवश्यक है क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। क्लोरोफिल की प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो वो पत्ता में पाया जाता है। अब बात करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 ग्रहण करता है और O2 गैस मुक्त करती है। यानी दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधा क्या करती है, CO2 ग्रहण करती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अब बात करते हैं जल। जल का क्या काम है, तो जल पौधों अपना अधिकतर भाग जल के द्वारा ग्रहण करते हैं। जल के कारण ही पौधों में वृद्धि होती है। जल क्या करता है, पौधों को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं सूर्य प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश हम लोग एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किए हैं, यानी प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए केवल सूर्य की उपस्थिति में ही हो सकती है। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसका एक डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो इस डायग्राम को बना दीजिएगा, आपका 5 नंबर कम्प्लीटली मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यानी मनुष्य में ऑक्सीजन, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते कैसे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कैसे हैं, ये फुल प्रोसेस लिखना है, ये दीर्घ में पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं
प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा यानी कि ऑक्सीजन नलिका तथा श्वास नली से जुड़ी होती है, जो फेफड़ों की वायु कोशिका में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों में अनऑक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है, जहां इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को सीरिय रक्त भी कहा जाता है। सीरिय रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। वायु कोशिका में स्थित वायुमंडलीय हवा में करीबन 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। अर्थात वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सीरिय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिका के सीरिय रक्त में हो जाता है। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुँच जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन बाहर शरीर से आ जाता है। ओके, ये दिन का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5 नंबर। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की नामांकित संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र यानी न्यूरॉन का चित्र बनाना और ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी बताना है। चलिए बात करते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे। हमने बहुत प्रयास किया है कि अपने शब्दों में आंसर लिखा जाए और लिखा भी गया है, लेकिन अगर आप इसको और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका अनेक प्रकार के संवेदनाओं और संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, जीभ इत्यादि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। पुनः एक्सॉन में तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं तथा संवेदी कार्यों को निष्पादन करते हैं। तंत्रिका उत्तक आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बाह्य संवेदना तथा उद्दीपनों जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक तथा विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को उत्प्रेरित करता है। यानी तंत्रिका क्या काम करता है, हमारी सूचनाओं को संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, जीभ जैसे कोई चींटी काटा तो उसको क्या किया जाता है, न्यूरॉन द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के आसपास क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। जैसे प्यास, भूख, रोग कोई भी है उसका हम लोग क्या करते हैं, संवेदना हमारे माइंड तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो न्यूरॉन करता है। इसी के कार्य के बारे में हम बताए हैं। अब बात करते हैं कि इसका चित्र क्या बनाना है। तो चित्र बहुत सिंपल होता है, चित्र आप लोग बना लीजिएगा और चित्र में याद रखना है नाम सबसे बड़ा होता है। नाम, चित्र थोड़ा सीधा टेढ़ा बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम जरूरी है। तो नाम याद रखना है केंद्रक, स्वान कोशिका, रेनवियर, केनोड्स और एक्सॉन बल्ब और सूत्र युग्म गांठें। इतने नाम अगर आप दर्शा देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो अगर फिगर बना भी दिए, नाम याद नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम इस बार पूछा ही जाएगा। पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। यानी फूल देने वाले पौधा को सचित्र वर्णन करना है और उसको बताना भी है कि कैसे इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए हम अड़हुल के फूल लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जन्मांग है तथा स्त्री केसर मादा जननांग है और आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर निषेचन से युग्मज बनता है, जिससे नए पौधों का विकास होता है। और इस फिगर को आप बना दीजिएगा। ओके, जैसे इसमें नाम याद रखना है, वर्तिकाग्र और अंडाशय दोनों स्त्री केसर होता है, यानी फूल में ये फीमेल पार्ट्स होते हैं, और परागकण और तंतु ये मेल पार्ट्स होते हैं फूल में। और दोनों क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, तब जाके फूल क्या होती है, पुष्प खिलती है। अब बात करते हैं, इसमें नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दल, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकण, तंतु, पुंकेसर और स्त्री केसर। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है स्त्री केसर पौधों में क्या होता है, फूल में क्या होता है, तो वर्तिकाग्र या फिर अंडाशय ऑप्शन रहेगा। ओके, पुंकेसर क्या होता है, तो परागकण या फिर तंतु। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें।
तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का संगठन एवं कार्य निम्नलिखित है। इसका काम भी नीचे लिख दिया गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसका टेलीग्राम पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का संगठन एवं कार्य निम्नलिखित है। लाल रक्त कणिका यानी RBC रेड ब्लड सेल इसमें केंद्रक नहीं होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल दिखता है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। श्वेत रक्त पट्टिकाणु यानी व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, यह केंद्रीय रचना होता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। पट्टिकाणु कोशिका यह छोटा गोल रचना है। यह रक्त को थक्का बनाती है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। इसमें विभिन्न घटक तैरते रहते हैं। सीरम एक रुधिर प्लाज्मा है। रक्त के बारे में लिखना था और इसके घटक का वर्णन करना था, कौन सा काम क्या क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लाल दिखता है। व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये व्हाइट दिखता है। व्हाइट ब्लड सेल का काम है हमारे शरीर में जीवाणुओं को नष्ट करना। रेड ब्लड सेल का काम है हमारी श्वसन प्रक्रिया को बनाए रखना। और प्लाज्मा क्या होता है, तो ये तरल भाग होता है जो हमेशा इसमें घटक कोई ना कोई तैरते रहते हैं। और पट्टिकाणु क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यही सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यही सब आपके एग्जाम में आएंगे। मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। नेफ्रॉन का चित्र बना देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर चित्र टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका नाम याद रखना। और नाम याद रखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप फिगर का कोई पार्ट छूट भी गया तो आप उसको दर्शा सकते हैं, यानी आगे पीछे करके दर्शा दीजिएगा। नाम पता रहेगा तो आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। अभिवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, वोमैन संपुट, कुंडलित नलिका, हिलने का अवरोही चाप, अपवाही धमनिका, संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, सामान्य संग्राहक नली और मूत्रवाहिनी को, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप इसका PDF टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं केमिस्ट्री के वीडियो में, और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी आपके साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद।